ये कहानी शायद कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो उतनी ही असली है जितनी हमारी और आपकी सांसें। हमने नाम और जगह बदल दी हैं, लेकिन यकीन मानिए, अन्याय की गूंज हर जगह एक जैसी ही होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मिथिला राज्य की राजधानी में। वहां एक बेटी थी जिसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। वो सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थी, वो अपने पूरे परिवार की उम्मीद थी। आप सोचिए, उस घर की हर दीवार पर उसके डॉक्टर बनने के सपने की तस्वीर टंगी होगी। घर वाले कहते थे, हमारी बेटी सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगी, वो हमारे घर की रोशनी बनेगी। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी काली रात कि राजधानी का वो घना अंधेरा उस रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए निगल गया। अगली सुबह जब सूरज उगा ना, तो मिथिला में एक बहुत बड़ा तूफान भी उठा। लोगों का हुजूम सड़कों पर था और हर जुबान पर बस एक ही नारा था, न्याय चाहिए। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। देखिए, जब बाहर सड़कों पर इंसाफ के नारे लगते हैं ना, तब सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे एक और ही खेल चल रहा होता है। ये खेल न्याय के लिए नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल के लिए होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शांति और नियंत्रण न्याय से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। तो इस खेल का पहला पर्दा उठता है एक प्राइवेट अस्पताल में। नाम समझ लीजिए, शुभ प्रभात मेमोरियल। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के एक अहम किरदार की, जिसका नाम सत्ता के गलियारों में बहुत धीरे धीरे लिया जाता था, डॉक्टर मतीश। कहा जाता था कि डॉक्टर मतीश सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और शक्तिशाली नेटवर्क का हिस्सा हैं। उनकी डिग्री भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, दिल्ली के सबसे बड़े संस्थान एम्स से थी। लेकिन असली सवाल तब उठा जब पोस्टमार्टम होने से पहले ही एक मेडिकल वर्जन बाजार में आ गया, एक ऐसी कहानी जो मामले को एक बिल्कुल अलग मोड़ दे रही थी। अब देखिए, शुभ प्रभात मेमोरियल का ये वर्जन दरबार के लिए एक लाइफलाइन जैसा था, एक आसान रास्ता। उन्होंने सोचा, बस इसी कहानी को सच बना दो तो पूरा मामला हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिर आया पोस्टमार्टम का दिन, और उस दिन दरबार की लिखी हुई पूरी स्क्रिप्ट पर पानी फिर गया। अब मैदान में दो कहानियां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी शुभ प्रभात की बनाई हुई सुविधाजनक कहानी, और दूसरी तरफ था पोस्टमार्टम का ठंडा, कठोर और वैज्ञानिक सच। उस वक्त एक सरकारी डॉक्टर अपनी कलम लेकर बैठा। सब जानते थे कि उस पर कितना दबाव होगा, ऊपर से कितने फोन आए होंगे, लेकिन उसने अपनी कलम उठाई और बस एक बात कही, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सिर्फ सच लिखूंगा। उसने हर दबाव को दरकिनार कर दिया और अपनी रिपोर्ट में वही लिखा जो विज्ञान कह रहा था। तो जब एक कहानी फेल हो जाती है तो सत्ता क्या करती है? वो कहती है, और राय लेकर आओ, कन्फ्यूजन पैदा करो। दरबार ने भी वही किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को राजधानी के एम्स में भेज दिया, इस उम्मीद में कि शायद वहां से उन्हें अपनी पसंद का जवाब मिल जाए। लोगों को लगा कि चलो, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी खो ही जाएगा। लेकिन एम्स राजधानी की रिपोर्ट भी लगभग वही सच कह रही थी जो पोस्टमार्टम ने कहा था। अब दरबार समझ गया कि ये रास्ता भी सेफ नहीं है। उन्हें चाहिए था एक बड़ा नाम, एक बड़ी देरी और एक बड़ा पर्दा। और तब मामला भेजा गया एम्स दिल्ली। AIMS दिल्ली नाम सुनते ही फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जनता इंतजार करने लगी, लेकिन तभी गलियारों में एक फुसफुसाहट फिर से तेज हो गई। वही डॉक्टर मतीश जिनकी कहानी हमने शुरू में सुनी थी, उनकी पढ़ाई AIMS दिल्ली से ही हुई थी। अब ये महज एक इत्तेफाक था या एक सोचा समझा कनेक्शन? हम कोई दावा नहीं कर रहे, बस कहानी की परतें खोल रहे हैं। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। अब खेल रिपोर्ट की भाषा बदलने का नहीं, बल्कि जांच का था। और इस खेल को खेलने के लिए मैदान में उतरी एक स्पेशल टीम, VJD। लोगों को उम्मीद थी कि VJD सबूतों को तलाशेगी, दोषियों तक पहुंचेगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जांच का निशाना बन गया पीड़ित का परिवार ही। उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसे थे। और जब एक परिवार ही टूट जाता है तो न्याय की लड़ाई अपने आप धीमी पड़ जाती। कहते हैं कि उस राज्य में एक बहुत ही ताकतवर शख्स था जिसे लोग सेनापति सम्राट के नाम से जानते थे। और अफवाहें ये थी कि आरोपी परिवार के तार सीधे इस सेनापति से जुड़े थे। और जैसे ही इस मामले पर सत्ता की परछाई पड़ी, जांच की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी हो गई।
अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं, जहां गोलियों या तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों के खेल से सच को बदलने की कोशिश की जाती है। देखिए, दरबार इतना भी नादान नहीं था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीधे सीधे नकार दे। नहीं, उन्होंने एक बहुत चालाक रणनीति अपनाई। सच को मिटाओ मत, बस उसे नरम कर दो, इतना नरम कि वो अपनी धारी खो दे। और सच को नरम करने के लिए हथियार बनाए गए कुछ खास शब्द, जैसे नॉट कंक्लूसिव, कैन नॉट बी कन्फर्म्ड फुली। इन शब्दों का एक ऐसा जाल बुना गया कि जो सच शीशे की तरह साफ था वो धुंधला पड़ गया। जनता कंफ्यूज हो गई और मीडिया का दबाव भी धीरे धीरे कम हो गया। और इस पूरे खेल का आखिरी मकसद क्या था? बस एक शब्द, आत्महत्या। जैसे ही ये शब्द कहानी में डाला गया, समझिए केस का सारा नैतिक वजन ही खत्म हो गया। परिवार को चुप करा दिया गया और असली गुनहगार पर्दे के पीछे सुरक्षित हो गए। लेकिन क्या सच में कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। और उसे लिखेगा कौन? उसे लिखेंगे लोग। अगर सवाल पूछे जाते रहेंगे, अगर पारदर्शिता की मांग होती रहेगी, तो यकीन मानिए कोई भी दरबार सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। तो सवाल आज भी वही है, मिथिला को क्या चाहिए? एक और गढ़ी हुई कहानी या फिर सच्चा न्याय? फैसला होना अभी बाकी है।